हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप सो अच्छे होते हैं, चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से इंडेक्स 116 के 100% रिवाइज कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में रेलेवेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कराऊंगा। अगर आप लोगों को इंडेक्स 116 के केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स 116 के ना डिटेल रिवीजन वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने इंडेक्स 116 के 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं, काफी डिटेल में रिवाइज कराए हैं, और जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उनको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने रिवाइज कराया है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। इंडेक्स 116 लीजिएज। हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। मतलब पहले आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले उसको रिवाइज कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, लीज के अंदर वो पार्टी जो असेट को ट्रांसफर करती है दूसरी एंटिटी को यूज पर्पज के लिए, उसे हम बोलते हैं लेसर। और जिस पार्टी को यूज पर्पज के लिए असेट ट्रांसफर की जाती है उसे हम बोलते हैं लेसी। मतलब जो असेट को यूज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेसी। ठीक, लेसर को हम टेक्निकली सप्लायर भी बोल देते हैं और लेसी को हम कस्टमर भी बोल देते हैं। मान के चलते हैं यहां पे जो लेसी है उसका नाम मिस्टर ए है और लेसर का नाम मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी से बात की कि आपके पास जो बिल्डिंग है मेरे को वो लीज पे चाहिए। मिस्टर बी ने कहा ठीक है। इनके बीच में जो बातचीत स्टार्ट हुई, मान के चलते हो 1 जून 25 को स्टार्ट हुई है। ठीक, अब जो प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन है, जो प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन है वो मान के चलते हैं डिसाइड हुई है आपका 16 जून 25 को। और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन आपका मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एग्रीमेंट मान लो साइन हुआ आपका 1 जुलाई 25 को। और जो बिल्डिंग हैंडओवर की गई है बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग ऑफ द बिल्डिंग बाय मिस्टर ए, वो मान के चलते आपका 1 अगस्त 25 को हैंडओवर की गई है। आई कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो लीज है या नहीं है। इंसेप्शन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका, इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब होता है अर्लियर डेट आउट ऑफ 2 डेट। एक, जिस डेट पे प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है, और सेकंड जिस डेट पे आपका लीज एग्रीमेंट साइन होता है, उनमें से जो अर्लियर डेट होगी, अर्लीस्ट डेट होगी, वो आपका इंसेप्शन डेट बन जाएगी। तो इंसेप्शन डेट पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो लीज है या नहीं है। पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ लीज कंपोनेंट होते हैं और कुछ नॉन लीज कंपोनेंट होते हैं, उसके हम बोलेंगे पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंसेप्शन डेट पे पार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है जो कस्टमर है उसके पास असेट को लेके राइट टू कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है असेट शुड बी आइडेंटिफाइड असेट। थर्ड कंडीशन है जो लेसर असेट को हैंडओवर करेगा उसे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैंडओवर करेगा। और फोर्थ कंडीशन है जो कस्टमर है असेट को यूज करने के बदले में क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा। अगर इंसेप्शन डेट पे ये कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, लीज कॉन्ट्रैक्ट है। कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस डेट पे असेट को हैंडओवर किया जाता है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो 1 अगस्त क्या बन जाएगी, कमेंसमेंट डेट बन जाएगी। कमेंसमेंट डेट का क्या रोल है, कमेंसमेंट डेट पे जो लेसी है वो अपनी बुक्स में क्या करता है, वो अपनी बुक्स पे एंट्री पास करता है, आरओयू एसेट को मतलब रिकॉर्ड करता है और साथ में लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज लेसर क्या करता है, आपका लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका फाइनेंस लीज और एक आपका ऑपरेटिंग लीज। लेकिन लेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ लीज एज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। लेस्टी बेसिकली क्या करेगा, आरओयू सेट टू लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा। किस डेट पे, कमेंसमेंट डेट पे, दैट इज आपका 1 अगस्त 25। लीज लायबिलिटी को हम लोग इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट। जो भी फ्यूचर में लीज पेमेंटें होनी है हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब जो प्रेजेंट वैल्यू उसके लिए हम लोग डिस्काउंट फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, कहता है सबसे पहले आप ये देखिए कि जो इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है क्या वो अवेलेबल है लेसी के पास। हालांकि वो जो रेट है वो लेसर कैलकुलेट करता है, बट अगर लेसी के पास अवेलेबल है, लेसर ने से अवेलेबल करा रखा था, हम लोग क्या करेंगे उसे यूज करके डिस्काउंट फैक्टर यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और एज ए लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो आईआरआर लेसी के पास अवेलेबल नहीं तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में लेसी का बोरिंग रेट हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक,
जो लीज लायबिलिटी है इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट। आरओ सेट को हम इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता है आरओ सेट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लीज लायबिलिटी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्लस अगर मान लो कोई आपका डिसमेंटल कॉस्ट वगैरह इनकर्ड होनी है, रिमूवल कॉस्ट इनकर्ड होनी है, ठीक, रेस्टोरेशन कॉस्ट इनकर्ड होनी है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और साथ में कमेंसमेंट डेट से पहले जो भी लेसी ने लेसर को पेमेंट की है, कमेंसमेंट डेट से पहले जो भी पेमेंट हुई है वो सब हम लोग क्या करेंगे, आरओ सेट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक। सब्सिक्वेंटली लीज लायबिलिटी और आरओ सेट को कैसे मेजर किया जाता है, कहता है जो लीज लायबिलिटी है सब्सिक्वेंटली हम इसे मेजर करेंगे आपका एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर एमोटाइज कॉस्ट मेथड। हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे और जो भी पेमेंट होंगी उसे माइनस कर देंगे, ठीक। जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उसे पेनल अकाउंट के अंदर चार्ज कर लेंगे। जो लीज लायबिलिटी है उसे हम अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ अगर मर्ज करके दिखाते हैं फिर नोट्स अकाउंट में एक्सप्लेनेशन देंगे इसके अंदर लीज लायबिलिटी है, या लीज लायबिलिटी को हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं, ठीक। हालांकि शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के फेस पे ही लीज लायबिलिटी को अलग से डिस्क्लोज करते हैं। जो आरओ सेट है हम इनिशियली इसे कोस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, सब्सिक्वेंटली आइदर कोस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, अगर हम कोस्ट मॉडल फॉलो करते हैं उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो इंडिया मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल कोस्ट मॉडल आपका इंडिया 16 के सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस डेट पे रिवैल्यू करते हैं उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देते हैं, ठीक। आरओ सेट को हम कितने ईयर के हिसाब से कैसे एमोटाइज करेंगे, कैसे डेप्रिसिएट करेंगे, सिंपल सी बात कहता है अगर लेसी के पास परचेज ऑप्शन है और वो परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो उसके हम लोग क्या करेंगे, आरओ सेट को ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एमोटाइज करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। लेकिन अगर लेसी के पास परचेज ऑप्शन नहीं है, परचेज ऑप्शन है बट वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसके हम लोग क्या करेंगे, आरओ सेट को डेप्रिसिएट करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और लीज टर्म व्हिचएवर इज लोअर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट आएगा मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जो भी उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आएगा पहले उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमने जितने भी आईसीए के स्टडी मटेरियल के टीवाईके की वीडियो शेयर की है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो शेयर की है, मैं पहले जनरली टीवाईके कवर कराता हूं फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराता हूं, ठीक। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, इस इंडेक्स के अंदर क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद फिर टीवाईके कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना जो टीवाईके है ऑलमोस्ट सारे वो थ्योरेटिकल है, बट मैं आपको सारे कवर कराऊंगा। लेकिन जो अप्रोच रहेगी इस चैप्टर में पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये आपको मॉड्यूल के लास्ट में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। कई बार क्या होता है, 2 और मोर लीज असेट आ जाती है। अगर 2 और मोर लीज असेट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग लीज असेट को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, 2 असेट लीज पे ले ली, एक बिल्डिंग है और एक आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, बिल्डिंग को अलग से रिकॉर्ड करूंगा और प्लांट एंड मशीनरी एज ए आरओ एसेट अलग से रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। अब जो बिल्डिंग है और जो प्लांट एंड मशीनरी है मैं इसे क्या करूंगा, अलग से रिकॉर्ड करूंगा। अब हम अमाउंट को कैसे एलोकेट करेंगे, अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है इररिस्पेक्टिव की एग्रीमेंट में कितना अमाउंट मेंशन है, जो भी स्टैंड अलोन प्राइस रहेगा, अगर मान लो बिल्डिंग को लीज पे लिया जाता तो क्या प्राइस रहता, प्लांट एंड मशीनरी को लीज पे लिया जाता तो क्या प्राइस रहता है, मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा, अमाउंट को एलोकेट कर लूंगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो हमने क्या किया, कंबाइंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को लीज पे एक्वायर किया है, आपका 1 लाख लीज रेंट पे किया है। जो स्टैंड अलोन लीज प्राइस है बिल्डिंग के केस में मान लो वो आपका 70,000 है और प्लांट एंड मशीनरी के केस में मान लो आपका 55,000 है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस 1 लाख को इस रेशो में एलोकेट कर लूंगा। 1 लाख डिवाइड बाई आपका 125 इंटू आपका 70,000, तो 56,000 आपका लीज रेंट बनेगा बिल्डिंग के लिए और प्लांट एंड मशीनरी के लिए बनेगा सर आपका 44,000। चले जी सर, तो जो भी आपका लीज पेमेंट होनी है उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा एज ए आरओयू असेट बिल्डिंग टू लीज लायबिलिटी, और यहाँ पे जो भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे असेट रिकॉर्ड कर लूंगा आरओयू असेट प्लांट एंड मशीनरी टू आपका लीज लायबिलिटी। चले जी सर, कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में ना एक लीज कंपोनेंट होता है और एक आपका नॉन लीज कंपोनेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, बिल्डिंग को लीज पे ले लिया और साथ में मैंने मेंटेनेंस सर्विस भी का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, लीज कंपोनेंट को अलग से रिकॉर्ड करूंगा और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग से रिकॉर्ड करूंगा।
अमाउंट का एलोकेशन कैसे करेंगे? स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से, स्टैंड लोन प्राइस के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हमने क्या किया, बिल्डिंग और आपका मेंटेनेंस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2 लाख पर एनम, ठीक। जो स्टैंड लोन प्राइस है वो आपका मान लो इसका 180 है और इसका प्राइस कितना है 70,000 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 लाख को इस रेशो में एलोकेट कर लूंगा, ठीक। ये आ गया आपका 144 और ये अमाउंट आ गया आपका 56,000। यहां पे कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और डिस्कस करते हैं। मान लो सर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें प्राइस पता कैसे डिसाइड हुआ? ये तो आपका स्टैंड अलोन प्राइस है। प्राइस डिसाइड हुआ जी ऐसा है, लीज कंपोनेंट के लिए 130 जाएगा और नॉन लीज कंपोनेंट के लिए 70,000 जाएगा। नहीं जी, कोई रिलेवेंस नहीं इसके नाम। हम क्या करेंगे, इररिस्पेक्टिव की एग्रीमेंट में क्या प्राइस मेंशन है उसे इग्नोर कर देंगे। हम स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से क्या करेंगे, अमाउंट को एलोकेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंड AS 116 एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देता है कि अगर लीज और नॉन लीज कंपोनेंट एक साथ आते हैं तो उस केस में आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो कंप्लीट लीज रेंट को एज ए, मतलब जो कंप्लीट आपने पेमेंट करनी है लीज रेंट और जो नॉन लीज कंपोनेंट के लिए आपने जो पेमेंट करनी है, आप चाहो तो उसे आरओ सेट के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप चाहो तो उसे क्या कर सकते हैं, आरओ सेट के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके इसमें क्या होगा, जो भी 2 लाख की पेमेंटें होनी है जितने साल तक, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू से क्या करेंगे, एज ए आरओ सेट बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसे इंड AS 116 के अकॉर्डिंग, मतलब क्योंकि एमोटाइजेशन के लिए हम इंड AS 16 फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, ठीक। अगर एंटिटी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं लेती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लीज कंपोनेंट है उसकी अकाउंटिंग लीज के हिसाब से करेंगे और इसकी अकाउंटिंग जो नॉन लीज कंपोनेंट है अदर रिस्पेक्टिव आपका इंड AS के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं लेते तो उसके इसमें जो नॉन लीज कंपोनेंट है इसे एक्रुअल बेस के हिसाब से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। एक प्यारी सी बात और, अगर मान लो 2 और मोर सेट हम लोग लीज पे लेके आते हैं तो उस केस में फिर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तभी अवेलेबल है जब एक असेट लीज पे है और एक आपका नॉन लीज कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल एंटिटी एक्स अकाउंट फॉर लीज लायबिलिटी एट द कमेंसमेंट डेट? चलिए जी बात करेंगे। एंटिटी एक्स लैसी एंटर्ड इनटू ए लीज एग्रीमेंट विद एंटिटी वाई। एंटिटी एक्स लैसी मेंशन होगा, एंटिटी वाई लेसर मेंशन होगा और लीज एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट मेंशन करेंगे, ठीक। टू लीज एन एंटायर फ्लोर ऑफ ए शॉपिंग मॉल फॉर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर, ठीक है जी। द एनुअल लीज रेंट ऑफ ₹70,000 इज पेबल एट द ईयर एंड। जो आपका एनुअल लीज रेंट है वो 70,000 है, पेबल आपका ईयर एंड पे। टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली, एंटिटी X simultaneously entered into another agreement with entity Y for using certain other facility owned by entity Y, such as passenger lift, DG set, power supply infrastructure, parking space, etc., which are specifically mentioned in the agreement for annual service charge कितने से 1 लाख से, ठीक है जी। As per the agreement, the ownership of the facility shall remain with the entity Y. ओनरशिप ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रही। लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, मतलब आपका IRR अवेलेबल नहीं है तो डिस्काउंट फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, लेसी का बोरिंग रेट यूज कर लेंगे, वो 10% है। The facility agreement clearly specify that it shall be coexistent and coterminous with lease agreement. The facility agreement shall stand terminated automatically on termination or expiry of the lease agreement. जैसे lease agreement आपका terminate होगा, ऑटोमेटिक आपका facility agreement भी terminate हो जाएगा। It means ये कि facility agreement आप अलग से नहीं कर सकते। Entity X has assets that the standalone selling price of the lease agreement is 120, ठीक है जी। And standalone selling price of the facility agreement कितने से आपका 80,000 पर ईयर। देखिए एक यहाँ पे लीज कंपोनेंट है, एक नॉन लीज कंपोनेंट है। जो एग्रीमेंट हो रखा है उसमें लीज कंपोनेंट का जो प्राइस डिसाइड हो रखा है वो आपका 70,000 है और नॉन लीज कंपोनेंट का जो प्राइस है वो आपका 1 लाख है। ये देखिए टोटल अमाउंट कितने से आ गया सर, 170 से। हमारे लिए इन दोनों प्राइस की कोई रेलिवेंसी नहीं है एग्रीमेंट में जो प्राइस मेंशन है। हाँ ये रेलिवेंट है कि हमें अल्टीमेट 170 की पेमेंट करनी है। अब हम इसे कैसे एलोकेट करेंगे, स्टैंड लोन प्राइस के हिसाब से जो कि आपका 120 और 80,000 है। तो 120 है, 80,000 है, 2 लाख। 170 डिवाइड बाई आपका 2 लाख इंटू 120, ये अमाउंट आ गया 1,02,000 से और ये अमाउंट आपका आ गया 68,000 से। अब अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो उसके समय क्या होगा,
हम 170 की पीवी कैलकुलेट करेंगे और वो एज ए लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। और फिर आपका इंड AS 116 के अकॉर्डिंग लीज लायबिलिटी ROE सेट को आपका सब्सिक्वेंटली मेजर कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते तो उसके इसमें ये लीज लायबिलिटी का अमाउंट बन जाएगा और इसे हम क्या करेंगे, एक्रुअल बेस के हिसाब से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे हर साल, ठीक। Entity X has not elected to apply the practical expedient in paragraph 15 of Ind AS 116 and of not separate lease component from नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम लीज कंपोनेंट, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे। इट मीन्स ये कि हम इस केस में क्या करेंगे, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे, ठीक। एंड अकॉर्डिंगली इट सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम लीज कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे इसकी पीवी रिकॉर्ड कर लेंगे एज ए आपका लीज लायबिलिटी और उतना अमाउंट ROE सेट में चला जाएगा और इसे हम क्या करेंगे, एज एंड व्हेन इनकर्ड होगा इसे रिकॉर्ड कर लेंगे एक्रुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, लीज लायबिलिटी आ गई, उतना अमाउंट अपना ROE सेट का आ जाएगा। ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से अमाउंट को एलोकेट कर लिया और 68,000 एलोकेटेड टू नॉन लीज कंपोनेंट ऑफ द फैसिलिटी यूज्ड बी विल बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस एज एंड व्हेन इनकर्ड। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है, अगर लीज पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में करनी है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में जो डिस्काउंट फैक्टर है वो फॉरेन करेंसी का यूज करके आपका कमेंसमेंट डेट पे हम फॉरेन करेंसी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑफ द लीज लायबिलिटी और फिर स्पॉट रेट के हिसाब से उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे फंक्शन करेंसी के अंदर, ठीक। और सब्सिक्वेंटली हम लोग क्या करेंगे, आपका इंड AS 21 अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंटिटी X is an Indian entity whose functional currency is Indian rupees, ठीक है जी। It has taken a plant on lease from entity Y for 5 years to use in its manufacturing process for which it has to pay annual rental in arrear of USD 10,000 every year। अगर एग्जाम के अंदर इन एरियर लिखा इट मीन्स क्या कि हम लोग ईयर एंड पे क्या कर रहे हैं, आपका लीज रेंट पे कर रहे हैं, ठीक। ऑन द कमेंसमेंट डेट एक्सचेंज रेट आपका 68 के हिसाब से था, एवरेज रेट करंट ईयर का आपका फर्स्ट ईयर का 69 है और फर्स्ट ईयर के एंड में एक्सचेंज रेट आपका 70 आ गया। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ द एंटिटी X ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द लीज फॉर ए USD बोरिंग रेट कितने से आपका 5%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यूज कर लेंगे डिस्काउंट फैक्टर, ठीक। हाउ विल एंटिटी X मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी इनिशियली एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1। देखिए इनिशियली अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, जो अगले 5 ईयर तक ये USD में लीज पेमेंट होनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग आपका बोरिंग रेट इन USA दैट इज 5%। और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी लीज लायबिलिटी की इन आपका USD उसे हम फंक्शन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे कमेंसमेंट डेट पे जो आपका रेट दे रखा दैट इज 68। देखिए यहां पे ये हमने क्या किया, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपका 43,300, ठीक। तो 43,300, एक सेकेंड एक काम करते हैं, एक प्यारी सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे डॉलर में बात हो रही होगी, यहाँ पे रुपीज में बात हो रही होगी, ठीक। हमने क्या किया, इनिशियली जो लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी ईयर 0 पे, एक सेकेंड, ईयर 0 डॉलर रुपीज, हमने इनिशियली लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी 43,300 से इन आपका USD। दिस इज योर आपका फॉरेन करेंसी। अब हम इसे क्या करेंगे, फंक्शन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग स्पॉट रेट दैट इज 68। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगाएंगे। इंटरेस्ट किस रेट से रिकॉर्ड करेंगे सर, 5% के हिसाब से। 43,300 इंटू 5% 2165, पेमेंट आएगी 10,000 के हिसाब से। तो एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आ गया माइनस आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश का आउटफ्लो, ये क्लोजिंग लायबिलिटी आ गई 35,465। अब अगर रुपीज की बात करें तो ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर फॉर द होल ईयर, तो हम लोग क्या करें, इसे कन्वर्ट करेंगे आपका एवरेज रेट के हिसाब से 2165 इंटू आपका 69 149,385। जो पेमेंट हम लोग करेंगे वो हम
रिपोर्टिंग डेट पे पेमेंट कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग डेट का रेट यूज करेंगे, दैट इज आपका 70। तो हमने क्या किया, 7 लाख की पेमेंट कर दी। लीज लायबिलिटी एक मॉनेटरी आइटम है, तो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग डेट के हिसाब से रीस्टेट करेंगे। ठीक, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्लोजिंग डेट के हिसाब से, दैट इज आपका 70। एक सेकेंड, टू 482,550 जो डिफरेंस होगा वो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा। मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड, तो उसे हम क्या करेंगे, पेंडल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो डिफरेंस कितने से है, 29,444 प्लस आपका 149,385 माइनस 7 लाख, ये अमाउंट आ गया 23,93,785, 24,82,550। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई है, कितने से, 88,765 से। इसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर लेंगे। ठीक, जो ROU सेट है आपका नॉन मॉनेटरी आइटम मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो हम उसे रीस्टेट नहीं करते। ठीक, तो ROU सेट का हम लोग क्या करेंगे, 5 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट कर देंगे, दैट इज 588,800। और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा आपका 23,55,200। आइए मैं एक बार आपको आंसर टिक करा देता हूँ। 35,465, 149,385, ये आपने पेमेंट कर दी। ये देखिए, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ गया 88,765, ये आपका लीज लायबिलिटी का बैलेंस आ गया, ये देखिए। ठीक जी सर, ये आपका ROU सेट का बैलेंस आ गया। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है रीमेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी, एक होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द लीज लायबिलिटी। ठीक, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जब टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आता है। जो आपका इनिशियली एग्रीमेंट हुआ बिटवीन लेसर एंड लेसी, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आता है तो उसे मॉडिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में चेंज नहीं आता और वैसे लायबिलिटी में चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं आपका रीमेजरमेंट। अब रीमेजरमेंट कब कब हम लोग करते हैं, आइए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं लीज पेमेंट में क्या क्या आता है। लीज पेमेंट में अपना आता है एक तो फिक्स्ड लीज पेमेंट या इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट, इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट की बात करूं, मान लो मेरे को एक क्लासरूम चाहिए था फेस टू फेस के लिए। ठीक, तो मैंने ओनर से बात की, मैंने कहा साहब रेंट कितना लगेगा, उन्होंने कहा जी रेंट लगेगा आपका पर एनम के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी पर एनम आपका रेंट लगेगा 10 लाख। मैंने कहा नहीं जी रेंट ज़्यादा, हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा मेरे पास अगर मान लो अप टू 100 स्टूडेंट हुए तो मैं आपको जो रेंट दूंगा वो आपका 6 लाख पर एनम के हिसाब से रेंट दूंगा। ठीक, अगर मेरे पास स्टूडेंट हुए 101 से लेकर 200 तक तो मैं आपको रेंट दूंगा 12 लाख पर एनम, और 201 एंड अबव स्टूडेंट हुए तो मैं आपको रेंट दूंगा 15 लाख। अब इसे हम बोलते हैं इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। ठीक, अब हो सकता है इनिशियली क्या हो सर, ये हमने लीज रेंट कंसीडर कर रखा हो, बाद में ये लीज रेंट कंसीडर हो रहा हो, तो इसके अंदर चेंज आ सकता है। सेकंड, वेरिएबल लीज पेमेंट जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है परफॉर्मेंस बेस, जैसे आपका अगर हम यूनिट प्रोड्यूस के बेस पे लीज रेंट पे करते हैं या प्रॉफिट के बेस पे लीज रेंट पे करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस वेरिएबल लीज पेमेंट। उसे हम लीज लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करते, वो एज एंड व्हेन इनकर्ड होता है, उसे एक्चुअल बेस के हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, एक होता है आपका वेरिएबल लीज पेमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट। अगर इंडेक्स और रेट के बेस पे हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इन सब्सटेंस क्या होता है, ये हमें पेमेंट करनी होती है। मतलब यहाँ पे अमाउंट में भी आपका कुछ वेरिएंस हो, लेकिन हमारी ओब्लिगेशन होती है अमाउंट पे करने की, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट जो है आपका किस बेस पे, रेट या इंडेक्स के बेस पे, उसे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है। हमने क्या किया, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है।
जो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है उसको लेके हमने गारंटी दे रखी। ठीक, हमारे पास परचेज ऑप्शन है। हमें इनिशियली लगा कि हम परचेज ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे, बाद में लगा कि नहीं, परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, वाइस वर्सा। सर लीज पीरियड के अंदर हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन ऑप्शन है, हम लीज को एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक, एक्सटेंशन ऑप्शन अपने पास है। ठीक, या टर्मिनेशन ऑप्शन है। ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये वाले फैक्टर, मतलब ऐसे बोलता हूं, ये जो लीज पेमेंट होती है, इसमें जो चेंज आता है वो मार्केट फैक्टर की वजह से चेंज आता है। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है एक तरीके से, जैसे ये कंट्रोल से बाहर है, ये कंट्रोल से बाहर है, ये कंट्रोल से बाहर है। ठीक, लेकिन ये जो दो हैं, ये ऑप्शन, ये एंटिटी का डिसीजन होता है। कहता है अगर इनमें कोई भी चेंज आता है, इनमें कोई भी चेंज आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप जो नई लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, वो डिस्काउंट फैक्टर आप यूज करेंगे जो कि आपका ओरिजिनल डिस्काउंट फैक्टर है। क्योंकि इसमें आपका मार्केट की टर्म्स की वजह से क्या हुआ, मतलब मार्केट के सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, चेंज हुआ, ये आपके कंट्रोल में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अगर इसमें चेंज आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पहले परचेज ऑप्शन अडॉप्ट करना था, बाद में ड्रॉप कर दिया, वाइस वर्सा। ऐसे ही एक्सटेंशन ऑप्शन अडॉप्ट करना था या बाद में ड्रॉप कर दिया, वाइस वर्सा। ठीक, एक स्पेशल पॉइंटर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वेरिएबल लीज पेमेंट के अंदर क्या होता है, वेरिएबल जो लीज पेमेंट है इंडेक्स और रेट के बेस पे, उसमें सर ऐसे टर्म्स होती है, जैसे मान लो हम हर साल इंडेक्स के हिसाब से क्या करेंगे, लीज रेंट अपडेट कर देंगे। तो कहता है कमेंसमेंट डेट पे जो आपकी ओब्लिगेशन, आप उसके हिसाब से लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो आज इंडेक्स 100 है और हमने 10 ईयर के लिए सारी लीज पे ली और हम 1 लाख लीज रेंट हर साल पे करेंगे, तो हम इनिशियली जो लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे कमेंसमेंट डेट पे, वो 1 लाख के हिसाब से ही रिकॉर्ड करेंगे। अगले साल मान लो इंडेक्स आपका 105 हो गया, तो अब सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स क्या है आपका 1,05,000 के हिसाब से क्या है रेंट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी करेंगे। ठीक, जब हम लोग लीज लायबिलिटी को रीमेजर करते हैं तो उसका इंपैक्ट कहाँ पे लेते हैं, आरओ सेट के अंदर। अगर लीज लायबिलिटी बढ़ेगी तो आरओ सेट बढ़ जाएगा, लीज लायबिलिटी कम होगी तो आरओ सेट कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि लीज लायबिलिटी में रिडक्शन आया और आरओ सेट का बैलेंस खत्म हो गया, तो उसके समय फिर क्या करेंगे, डिफरेंस आपको पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। चले जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3। The company has entered into a lease agreement for its retail store as on आपका 1st April X1 for a period of 10 year. A lease rental of 56,000 per annum is payable in arrear, मतलब आपका ई रेंट पे, लीज रेंट पे हो रहा है। The company recognized a lease liability of 351,613 at inception using an incremental borrowing rate आपका 9.5% as at 1st April X1. इसने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे दी। ठीक, as per the terms of the lease agreement, the lease rental shall be adjusted every 2 year to give effect of inflation. इन्फ्लेशन का इफेक्ट देने के लिए हर 2 साल के बाद लीज रेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कोस्ट इंडेक्स एज नोटिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी यूज्ड टू ड्राइव द लीज पेमेंट। ठीक है जी, इन्फ्लेशन कोस्ट इंडेक्स आपका 280 था फाइनेंशियल ईयर X1 X2 के लिए, 301 हो गया आपका X3 X4 के लिए। करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट आपका 8% है। अब यहां पे देखिए, हम इनिशियली क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे 2 ईयर तक। सर आप इसे एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से मेंटेन करेंगे और फिर 2 ईयर के बाद कैरिंग अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे। अब कैरिंग अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगा के टेबल बना लेंगे 2 ईयर की, या फिर जो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, ओरिजिनल जो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है आपका 8 ईयर के लिए, हम ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के साथ उसकी पीवी कैलकुलेट करके भी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस हो रखा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 ईयर का ही है ना, तो टेबल बना लेते हैं। 613 प्लस आपका 9.5% माइनस 56,000 प्लस आपका 9.5% माइनस 56,000, ये कैरिंग अमाउंट आ गया आपका। तो पहले हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 304,273, ये हमने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग आपका न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट कितने से आएगी, इंडेक्स है आपका 301, ओरिजिनल इंडेक्स 280 और जो लीज रेंटल है वो 56,000 से, 56,000 डिवाइड बाई आपका 280 इंटू आपका 301, ये न्यू लीज पेमेंट आ गई। अब ये जो फैक्टर है ये आपका मार्केट का फैक्टर चेंज हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट ही यूज करेंगे, 9.5% ही यूज करेंगे। ये देखिए ओरिजिनल डिस्काउंट फैक्टर। ठीक, तो अगले 8 ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पेमेंट करने वाले हैं। डिस्काउंट फैक्टर 9.5% के हिसाब से हम पीवी कैलकुलेट कर लेंगे, ये पीवी आ गई।
ये न्यू लीज लायबिलिटी आ गई ऑन रीमेजरमेंट डेट, और ये आपका एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी है। लीज लायबिलिटी यहां पे बढ़ गई है, तो हम लोग क्या करें, आर सेट टू लीज लायबिलिटी, एंट्री पास करते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, एक दो प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन डेट पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। हम यहां पे कुछ कंडीशन चेक करते हैं, जैसे असेट शुड बी आइडेंटिफाइड, असेट शुड बी आइडेंटिफाइड, कस्टमर हैज राइट टू कंट्रोल ऑन असेट। ठीक, आपका लीज टर्म होनी चाहिए और कंसिडरेशन पे होना चाहिए। हम कब मान के चलेंगे कि जो असेट है वो आइडेंटिफाइड असेट है? कहता है जब 3 कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी। आइडेंटिफाइड असेट में आपका 3 कंडीशन क्वालिफाई हो जाएंगी। पहली कंडीशन है, जो असेट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में या तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो या फिर आपका इंप्लिसिटली हो। एक्सप्लिसिटली या इंप्लिसिटली आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असेट मेंशन होनी चाहिए। सेकंड कहता है जो सप्लायर है ना, सप्लायर मतलब आपका लेसर, उसके पास डज नोट है, उसके पास नहीं होनी चाहिए आपका एसएसआर। एसएसआर का मतलब होता है आपका सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, उसके पास एसएसआर नहीं होनी चाहिए। और थर्ड वो कहता है कि जो एसेट है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक, सब्सटेंशियली फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सप्लायर के पास एसएसआर नहीं होनी चाहिए। अब हम ये मान के चलेंगे कि सप्लायर के पास एसएसआर है अगर 2 कंडीशन क्वालिफाई होती है। हम क्या मान के चलेंगे? सप्लायर के पास एसएसआर है। एसएसआर का मतलब क्या है? आपका सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है सप्लायर के पास अगर 2 कंडीशन क्वालिफाई होती है। पहली कंडीशन क्या है? सप्लायर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो जब चाहे एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और सेकंड, ऐसा करना उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। ठीक, मतलब उसको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर के पास राइट टू कंट्रोल मान के चलेंगे अगर 2 कंडीशन क्वालिफाई होती है। क्या हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर है उसके पास 2 राइट होने चाहिए, 2 राइट। कस्टमर के पास 2 राइट होने चाहिए। पहला राइट, जो भी असेट को यूज करने से बेनिफिट मिलेंगे वो बेनिफिट आपको कस्टमर को मिलने चाहिए। जो भी असेट के यूज से बेनिफिट मिलेंगे वो सारे बेनिफिट कस्टमर को मिलने चाहिए। जैसे असेट को जब हम यूज करते हैं तो आउटपुट जो है वो कस्टमर का राइट है उसके ऊपर। अगर कोई बाई प्रोडक्ट है उसके ऊपर कस्टमर का राइट है। ठीक, अगर असेट को सब लीज किया जाता है तो उससे जो आपका रेंट आएगा उसका राइट कस्टमर के पास है। ठीक, एक बात का ध्यान रखना, अगर ओनरशिप के राइट है तो वो कंसीडर नहीं किए जाते। असेट को यूज करने के राइट हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, एक पावर प्लांट मान लो लीज पे ले लिया। ठीक, अब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि जिसने पावर प्लांट लगा रखा है, जिसके ओनरशिप में पावर प्लांट है, उसे हम इतने पैसे सब्सिडी के रूप में देंगे। तो इस बेनिफिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसके ऊपर अपना राइट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर दी तो वो फिर सब्सिडी मेरे को मिलनी चाहिए, बाय प्रोडक्ट मेरे को मिलना चाहिए। ठीक, आपका जो अदर बेनिफिट है असेट को यूज करने की वजह से वो मेरे को मिलने चाहिए। और सेकंड कहता है असेट को यूज कैसे किया जाएगा, उसको डायरेक्ट करने की पावर कस्टमर के पास है। तो हम मान के चलेंगे कस्टमर के पास क्या है? राइट टू कंट्रोल है। डायरेक्ट टू यूज का मतलब क्या है कि असेट को कब यूज किया जाएगा, हाउ, व्हेन, वेयर। तो ये जितने क्वेश्चन है इन सब का आंसर जो है वो कस्टमर के पास अगर है तो हम मान के चलेंगे कि कस्टमर के पास राइट है डायरेक्ट द यूज ऑफ द असेट। चलें जी सर, आइए अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एक बार मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड एक बार सारे वो करा देता हूं पहले आपको ना, चाहे वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर दे रखें या आपका टीवाई के अंदर दे रखें। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर सप्लायर के पास प्रोडक्टिव राइट है तो उसे हम कंसीडर नहीं करते। प्रोडक्टिव राइट सप्लायर के पास हो सकते हैं, हमें सब्सटेंटिव आपका सब्स्टिट्यूशन राइट देखने हैं। अगर वो सप्लायर के पास है फिर वो लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सिनेरियो 1, द लास्ट माइल इज डेडिकेटेड केबल दैट कनेक्ट एंटिटी वाई नेटवर्क विद द एंड कस्टमर डिवाइस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट माइल डेडिकेटेड केबल है, मतलब आपका फिजिकली डिस्टिंक्ट एसेट। द यूज ऑफ दिस केबल इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर। असेट का यूज आपका कस्टमर की डिस्क्रिप्शन पे है। इसका मतलब ये है कि आपका
राइट टू कंट्रोल के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा राइट टू कंट्रोल के लिए कि जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपका असेट को यूज करने के लेसी को मिले, कस्टमर को मिले, और असेट को कैसे यूज किया जाएगा इसको डायरेक्ट करने की पावर किसके पास है, लेसी के पास। ठीक। एंटिटी वाई डिसाइड द लोकेशन ऑफ एंड पॉइंट एंड हैज राइट टू रिप्लेस द लाइन डेडिकेटेड केबल। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो सप्लायर है उसके पास क्या है, उसके पास राइट है आपका असेट को रिप्लेस करने के। तो सप्लायर के पास अगर एसएसआर है तो हम लोग इसे फिर लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, लेकिन सप्लायर के पास एसएसआर होंगे इसके लिए हमें क्या करना, दो कंडीशन चेक करनी। एक, उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो असेट को रिप्लेस कर दे, और सेकंड, ऐसा करना उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक। आपको मैंने ना क्लास में बड़े सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर मान लो हमने एक ऑफिस रेंट पे ले लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, बड़ा सारा वर्क करा लिया और सप्लायर को बोल दिया कि हाँ आपके पास ऐसा सारा आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट हमने इनकर्ड की है उसे रिमबर्स करना पड़ेगा। तो सप्लायर के पास अगर प्रैक्टिकल एबिलिटी है उसे चेंज करने की, वो चेंज करके एसेट हमें दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उसके लिए अगर बेनिफिट नहीं, क्योंकि जो उसको एक्सेस रेंट भी मिलेगा, जितनी उसे कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी उसके कंपेरिजन में कम रहेगा, तो उस केस में फिर एसएसआर नहीं माना जाएगा। ठीक। हाउएवर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू रिप्लेस द लाइन। ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है सप्लायर के पास, हालांकि सप्लायर के पास राइट है वो असेट को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर ये आपका एसएसआर सप्लायर के पास नहीं माना जाएगा। ठीक। सिंस रिप्लेसमेंट वुड रिक्वायर एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड विदाउट एनी कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट वेदर द अरेंजमेंट वुड बी विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 116। बिल्कुल ये आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे असेट आइडेंटिफाइड भी है और राइट टू कंट्रोल भी है। ठीक। मैं एक काम करता हूँ, आप को जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी से आप रीड कर लेना, फाइनल आंसर में एक बार आपको टिक करा देता हूँ यहीं से ना। केस 1 का सिनेरियो 1 लीज आ जाएगा 116 के स्कोप में। इफ इट इज प्रैक्टिकल फॉर एंटिटी वाई टू रिप्लेस द लाइन एंड एंटिटी वाई वुड बेनिफिट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट। देखिए एसएसआर सप्लायर के पास कब माना जाएगा, जब उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो एसेट को रिप्लेस कर दे, और ऐसा करना उसके लिए बेनिफिशियरी है। ठीक। वुड द आंसर बी डिफरेंट, बिल्कुल उस केस में सिर्फ फिर आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज विद इन द स्कोप, और यहां पे देखिए विल नॉट विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 116। ठीक। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, कस्टमर एक्स एंटर्ड इनटू ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद ए यूटिलिटी कंपनी। ठीक है जी। एंटिटी वाई फॉर द राइट टू यूज 3 स्पेसिफाइड फिजिकली डिस्टिंक्ट फाइबर विद इन ए लार्जर केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली। ठीक। आपका स्पेसिफाइड एसेट है, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में, फिजिकली डिस्टिंक्ट है। ठीक। कस्टमर मेक द डिसीजन अबाउट द यूज ऑफ द फाइबर बाय कनेक्टिंग ईच एंड ऑफ द फाइबर टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। राइट टू कंट्रोल भी दिख रहा है। एंटिटी वाई ओन एक्स्ट्रा फाइबर बट कैन सब्स्टिट्यूट दोज फॉर कस्टमर फाइबर ओनली फॉर रीजन ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस और मेल फंक्शन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एंटिटी वाई अपनी मर्जी से रिप्लेस नहीं कर सकती, सब्स्टिट्यूट केवल तभी करेगी जब कस्टमर की साइड से कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक। द यूजफुल लाइफ ऑफ द फाइबर इज 15 ईयर। वेदर दिस अरेंजमेंट इज कवर्ड अंडर इंड AS 116। बिल्कुल आपका 116 में कवर है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाइड असेट भी है, राइट टू कंट्रोल भी। ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो असेट फिजिकल डिस्टिंक्ट है, तो ये आपका 10 ईयर के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। केस 2 विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 16 10 ईयर के लिए 116 मतलब 116 116 में कवर हो जाएगा ये लीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। केस नंबर 3, कस्टमर एक्स एंटर्ड इनटू ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी वाई फॉर द राइट टू यूज ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी विद इन ए केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली। ठीक है जी। एंटिटी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक्स ने कि वो राइट टू यूज ले रहा है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी विद इन द केबल कनेक्टिंग। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू कस्टमर एक्स हैविंग द यूज ऑफ द फुल कैपेसिटी ऑफ द 3 फाइबर स्टैंड विद इन द केबल। द केबल कंटेन मल्टीपल फाइबर एंड सिमिलर कैपेसिटी। ठीक है जी। आगे लिखता है एंटिटी वाई मेक decision about the transmission of data. Entity Y light the fiber, make decision about which fiber are used to transmit customer traffic. The useful life of the fiber is 15 year. Whether this arrangement is covered under Ind AS 116। देखिए एक तो असेट जो है आपका आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अब आइडेंटिफाइड असेट के लिए अगर आप देखेंगे तो असेट फिजिकल डिस्टिंक्ट होने चाहिए, फिजिकल डिस्टिंक्ट नहीं है। और सेकंड अगर आप देखेंगे तो राइट टू जो यूज है वो आपका एंटिटी वाई के हिसाब से है, मतलब सप्लायर के हिसाब से है, तो ये फिर आपका लीज के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा। नोट आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है ये,
फिजिकल डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक, नोट फिजिकल डिस्टिंक्ट, और आपका सारे के सारे जो डिसीजन है वो आपके सप्लायर के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो एक बार कवर करा रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन 7 को कराने से पहले एक प्यारी सी बात आपको बताता हूँ। इंडेस 116 ने इंडेस 17 को रिप्लेस किया था। इंडेस 116 में इन कंपैरिजन टू इंडेस 17 दो मेजर चेंज थे, एक लैसी की बुक्स और सेकंड लीज की डेफिनेशन। एंटिटी एक्स, ए यूटिलिटी कंपनी, एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20 ईयर विद एंटिटी वाई, ए पावर कंपनी, टू परचेज ऑल द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई ए न्यू सोलर पावर स्टेशन। ठीक है जी। द सोलर पावर स्टेशन इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटिटी वाई हैज नो सब्सिट्यूशन राइट। मतलब यहां पे वो बता रहा है कि आपका फिजिकल डिस्टिंक्ट होगी, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड होगी, और सप्लायर के पास एसएसआर नहीं है, असेट यहां पे आइडेंटिफाइड होगी। ठीक। एंटिटी वाई ओन द सोलर पावर स्टेशन एंड विल रिसीव टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन। एंटिटी वाई के पास सोलर पावर स्टेशन की ओनरशिप है और उसे टैक्स का क्रेडिट मिलेगा रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। एंड ओनरशिप ऑफ द सोलर पावर स्टेशन, एंटिटी एक्स विल रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट एंड एक्रू फ्रॉम यूज ऑफ द सोलर पावर स्टेशन। वेदर एंटिटी एक्स हैज द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द सोलर पावर स्टेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अरेंजमेंट। देखिए, जो कस्टमर है, एंटिटी एक्स है, उसके पास सारे के सारे उसे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का बेनिफिट है, क्रेडिट का बेनिफिट है, ठीक, सोलर पावर को यूज करने की वजह से। राइट टू कंट्रोल का मतलब है कि असेट को कैसे यूज किया जाएगा, इसकी पावर होनी चाहिए, उसको डायरेक्ट करने की पावर होनी चाहिए, और सेकंड, जो असेट के यूज के बेनिफिट है वो कस्टमर को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे वो सारे बेनिफिट कस्टमर को मिल रहे हैं। हाँ, जो ओनरशिप की वजह से बेनिफिट मिल रहा है उसे हम कभी भी कंसिडर नहीं करते टू इवेल्युएट की राइट टू कंट्रोल है या नहीं है। तो ये आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द पावर स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब का बेनिफिट आपका एंटिटी एक्स को मिलेगा। All the entity Y will receive economic benefit from the solar power station in the form of tax credit. Those economic benefit relate to the ownership of the solar power station rather than the use of the power station. Thus these credit are not considered in this assessment. हम इसे कंसिडर नहीं करते क्योंकि ओनरशिप की वजह से बेनिफिट है। हम असेट के यूज के बेनिफिट चेक करते हैं और वो एंटिटी एक्स को मिल रहे थे। आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आइए अब चलते हैं एक बार टीवाई के पे। Question number 1. A lessee entered into a 10-year contract with a lesser freight carrier to transport a specified quantity of goods. ठीक है जी। Lessor use rail wagon of a particular specification and has a large pool of the similar rail wagon that can be used to fulfill the requirement of the contract. Lessor इसके लिए rail wagon यूज करता है और उसके पास large pool of the similar rail wagon। ठीक। The rail wagon and engines are stored at lesser premises when they are not being used to transport goods। मतलब वो लेसर वापस मंगा लेता है। ठीक। तो एक तरीके से रेंटिंग ऑफ सर्विस होगी। कोस्ट एसोसिएट विद द सब्स्टिट्यूटिंग द रेल वैगन आर मिनिमल फॉर लेसर। तो लेसर के पास क्या है, आपका एसएसआर है, तो ये असेट आइडेंटिफाइड एसेट नहीं मानी जाएगी। ठीक। वेदर द लेसर हैज सब्स्टिट्यूशन राइट एंड वेदर द अरेंजमेंट कंटेन ए लीज, यस लेसर हैज द एसएसआर, और ये जो अरेंजमेंट है ये आपका लीज नहीं माना जाएगा। ये देखिए, एंड द अरेंजमेंट डज नॉट कंटेन ए लीज, और आपका उसके पास एसएसआर है लेसर के पास ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कस्टमर एम एंटर्ड इनटू ए 20-year contract with energy supplier S to install, operate and maintain a solar power plant for M energy supply। ठीक है जी। M designed the solar power plant before it was constructed। एक बात और, राइट टू यूज में क्या होता है, असेट को कैसे यूज करना है, कब यूज करना, हाउ, वेयर, व्हेन, इन सब का आंसर, व्हाट पर्पज, ठीक, इन सब का आंसर आपका कस्टमर के पास होना चाहिए। ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब ना राइट प्री डिटरमाइन होते हैं। तो कहते हैं प्री डिटरमाइन होते हैं, तो उस केस में जो वो प्री डिटरमाइन किए गए थे वो कस्टमर ने प्री डिटरमाइन किए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एम ने क्या किया, डिजाइन किया सोलर पावर प्लांट बिफोर इट वाज कंस्ट्रक्टेड। एम हायर्ड एक्सपर्ट इन सोलर एनर्जी टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड
इंजीनियरिंग ऑफ द इक्विपमेंट टू बी यूज। एम हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू टेक एनी एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी से रिलेटेड जो बेनिफिट वगैरह ऑब्लिगेशन है वो सब एम के रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 7 जैसा हो गया। वेदर इट कैन बी एस्टेब्लिश दैट एम इज हैविंग द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। यस, क्योंकि एसेट को यूज करने की पावर उसके पास है, मतलब एसेट को यूज करने के लिए डायरेक्ट करने की जो पावर उसके पास है, और अगर मान लो प्री डिटरमाइन है तो वो उसने डिटरमाइन कर रखे हैं, उसके हिसाब से डिटरमाइन की गई है, ठीक। और सेकंड, एसेट को यूज करने की वजह से जो बेनिफिट मिलेंगे सारे सारे कस्टमर एम को मिलेंगे। तो ये आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट टू कंट्रोल आ गया। ये देखिए, एम हैज ए राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। A customer entered into a 10-year contract with company, a ship owner, for the use of an identified ship। ठीक है जी। The customer decide whether and what cargo will be transported। कस्टमर डिसाइड करेगा कि कब और क्या कार्गो जाएगा। And when and to which port the ship will sail throughout the period of use and subject to restriction specified in the contract। देखिए, अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो वो आपके एक तरीके से प्रोटेक्टिव राइट होता है। प्रोटेक्टिव राइट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। These restriction prevent the company from sailing the ship into water at a high risk of piracy or carrying explosive material। The company operate and maintain the ship and is responsible for safe passage। Does the customer have the right to direct how and for what purpose the ship is used throughout the period of use? Yes। और ये आपका राइट टू कंट्रोल है कस्टमर के पास, ये लीज बन जाएगा। Whether the arrangement contain a lease? Yes, ये आपका लीज बन जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है उसके पास प्रोटेक्टिव राइट है। प्रोटेक्टिव राइट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। टू आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीज और नॉट, मतलब राइट टू कंट्रोल है या नहीं है, ये आपका आइडेंटिफाइड एसेट के लिए जो या एसएसआर के लिए जो प्रोटेक्टिव राइट है उसे हम कंसिडर नहीं करते। द कस्टमर हैज द राइट टू चेंज दिस डिसीजन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ए लीज। आइए आगे बढ़ेंगे। अब एक दो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट वो बड़े हल्के से क्वेश्चन है, तो मैं इसी फ्लो में आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। हम पहले टीवाई के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिसमें एक लीज कंपोनेंट होता है, एक नॉन लीज कंपोनेंट होता है, या आपका दो लीज कंपोनेंट होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा अमाउंट पे होता है जिसके अगेंस्ट कोई गुड्स या सर्विस रेंडर नहीं होती, तो वो जो अमाउंट होता है उसे हम क्या करते हैं, लीज कंपोनेंट नॉन लीज कंपोनेंट में एलोकेट कर देते हैं। उसे सेपरेट कंपोनेंट नहीं मान के चलते अगर कोई गुड्स या सर्विस ट्रांसफर नहीं हुई। A lessee entered into a 10-year lease contract with lessor to use equipment। ठीक है जी। The contract include maintenance service as provided by the lessor। एक इक्विपमेंट होगा, एक मेंटेनेंस सर्विस होगी, तो एक लीज कंपोनेंट एक नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। द लेसर ऑब्टेन इट्स ओन इंश्योरेंस फॉर द इक्विपमेंट। ठीक है जी। एनुअल पेमेंट कैसे होगी, 10,000 की होगी, जिसमें 1,000 रिलेटेड टू मेंटेनेंस सर्विस है और 500 टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट पे हुआ है सर, ये कोई आपका गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई है जिसे लेसी ने यूज किया हो, जिसे लेसी ने एक्वायर किया हो। इसलिए ये जो अमाउंट है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम आपका लीज कंपोनेंट नॉन लीज कंपोनेंट में एलोकेट कर देंगे, ठीक। इसे हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। द लेसी इज एबल टू डिटरमाइन दैट सिमिलर मेंटेनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी आर 2,500 ए ईयर रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए, जो मेंटेनेंस सर्विस है उसका स्टैंडर्ड लोन प्राइस कितने से 2,000 से है। द लेसी इज अनेबल टू फाइंड एन observable standalone rental amount for similar equipment because none is leased without related maintenance service provided by the lessor। lessor जो इक्विपमेंट है उसका रेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसका लीज रेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, उसका स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साथ में मेंटेनेंस सर्विस जाती है। हाउ वुड लेसी एलोकेट द कंसिडरेशन टू द लीज कंपोनेंट। देखिए, टोटल रेंट कितने से है, 10,000 से, जिसमें से 2,000 किसका स्टैंड अलोन प्राइस है आपका मार्केट के हिसाब से मेंटेनेंस सर्विस का, तो लीज के लिए कितना प्राइस बन जाएगा, 8,000। और जो ये आपने अमाउंट पे किया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट ए गुड्स और सर्विस, तो हम इसे रिकॉर्ड अलग से नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए आपका लीज कंपोनेंट का लीज हो गया 8,000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ये लीज टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द लीज टर्म फॉर द लीज अकाउंटिंग अंडर इंड AS 116। ए लेसी एंटर्ड इनटू ए नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट विद द लेसर टू लीज ए बिल्डिंग। लीज टर्म को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए एक बार इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ।
लेसर और लेसी में एग्रीमेंट होता है, लेसी असेट को लीज पे लेके जाता है, ओरिजिनल लीज पीरियड जो है वो आपका 10 ईयर है, नॉन कैंसिलेबल है, और रिन्यूअल ऑप्शन है 5 ईयर के लिए। तो इस केस में लीज टर्म कितनी आएगी, देखिए नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड 10 ईयर, एक तो ये आ जाएगा। क्या रिन्यूअल ऑप्शन को हम कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, कहता है रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज करना अगर लेसी के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव क्रिएट करता है तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे। अब इकोनॉमिक इंसेंटिव लेसी के लिए क्रिएट होता है नहीं होता, तो एक्सरसाइज आपका रिन्यूअल ऑप्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट चेक करने पड़ेंगे, सर्कमस्टांसेस चेक करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे असेट जो है वो प्राइम लोकेशन पे है या नहीं है, असेट स्पेशलाइज नेचर की है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे क्या है, एग्रीमेंट हुआ कि जो रिन्यूअल ऑप्शन है ना, इसमें जो लीज रेंट रहेगा वो सेम रहेगा जो यहां पे है, और मार्केट में एक्सपेक्ट है कि रेंट जो है वो बड़ा हाई हो जाएगा, तो इस केस में हम लोग क्या करें, रिन्यूअल ऑप्शन को कंसीडर कर लेंगे। लेसी ने यहां पे क्या किया, मेजर इंप्रूवमेंट की इस सेट के अंदर ना, और जो कॉस्ट इनकर्ड की है उसकी रिकवरी वो 15 ईयर में कर पाएगी, तो इस केस में क्या होगा, ये इकोनॉमिक इंसेंटिव है, इसे अडॉप्ट करना। ठीक, मान लो एसेट क्या है, प्राइम लोकेशन पे है, और अगर लेसी एसेट को यहां पे खाली कर देगा तो उसके बाद ये एसेट उसे नहीं मिल पाएगी, और लेसी का टारगेट जो है वो टारगेट है कि वो बिजनेस को इस लोकेशन पे लॉन्ग टर्म करे और भी कुछ ईयर के लिए बिजनेस करे, तो इस केस में क्या होगा, रिन्यूअल ऑप्शन को हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करना इकोनॉमिक इंसेंटिव क्रिएट करता है लेसी के लिए। टर्मिनेशन ऑप्शन अगर है तो उसके में हम लोग क्या करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग से टर्मिनेशन ऑप्शन को प्लस माइनस करते हैं। ठीक, इनिशियली द लीज इज फॉर 5 ईयर, ठीक है जी, एंड द लेसी हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज बाई अनदर 5 ईयर एट द सेम रेंटल पे वो 5 ईयर के लिए उसे एक्सटेंड कर सकता है। टू डिटरमाइन द लीज टर्म द लेसी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, market rental for a comparable building in the same area are expected to increase by 10% over the 10-year period covered by the lease. At inception of the lease rental are in accordance with the current market rent. ठीक है जी। The lessee intend to stay in a business in the same area at least 20 year. The location of the building is ideal for relationship with the supplier and customer. तो इस केस में क्या होगा, आपका रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज करना लेसी के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव क्रिएट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कंसीडर कर लेंगे, 10 ईयर आपका टोटल लीज पीरियड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 6, ए लेसी एंटर्ड इनटू ए लीज ऑफ 5 ईयर ओल्ड मशीन, ठीक है जी, 5 साल पुरानी मशीन को लीज पे लेके आता है। द नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म इज 15 ईयर, द लेसी हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज आफ्टर द इनिशियल 15 ईयर पीरियड फॉर ऑप्शनल पीरियड ऑफ 12 मंथ ईच एट मार्केट रेंट, ठीक है जी, 15 ईयर के बाद वो 12 मंथ ईच, मतलब 12 मंथ पीरियड के हिसाब से वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड करा सकता है मार्केट रेंट के हिसाब से। ठीक, मतलब हर 12 मंथ का जो मार्केट रेंट होगा उसे पे करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन, मतलब जो लीज रेंट है वो मार्केट रेंट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन द लीज टर्म द लेसी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, द मशीन इज टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट फॉर ए टाइप ऑफ प्लेन that the lessee expect will remain popular with customer until development and testing of an improvement model are completed approximately 15 year। सिंपल सी लैंग्वेज ये बनेगी इसकी कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे उस सेट को यूज करके वो 15 ईयर तक पॉपुलर रहेगा। ठीक, कॉस्ट टू इंस्टॉल द मशीन इन द लेसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सिग्निफिकेंट, और जो हमने मशीन को आपका इंस्टॉल किया है उसमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर्ड हुई है। ठीक है, द नॉन कैंसिलेबल टर्म फॉर द लेसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लीज एंड इन 15 ईयर एंड लेसी हैज एन ऑप्शन टू रिन्यू द लीज फॉर अनदर 12 ईयर, अगले 12 साल के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। ठीक, लेसी डज नॉट एक्सपेक्ट टू एबल टू यूज द मशीन इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अदर टाइप ऑफ प्लेन विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। देखिए, हम लोग प्लेन बनाने के लिए इस मशीन को यूज करेंगे और प्लेन 15 ईयर तक पॉपुलर रहेगा। उसके बाद हम इसे अगर दूसरे पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं इस मशीन को, तो हमें सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। द टोटल रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन 30 ईयर है। व्हाट वुड बी द लीज टर्म, इस केस में सर आपका जो रिन्यूअल ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करना इकोनॉमिक इंसेंटिव क्रिएट नहीं करता लेसी के लिए,
जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दे रखी, ठीक है, मतलब जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बाद में अगर कुछ चेंज आता है तो फिर वो आपका रीमेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। तो 15 ईयर आपका लीज टर्म बनेगा। चले जी सर, आई टी वाई के नंबर 7, ए कंपनी लीजेज ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द लीज पेमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द लेसी हैज टू पे 2000 पर आवर ऑफ यूज। देखिए, अगर हम लोग परफॉर्मेंस के बेस पे लीज पेमेंट करते हैं तो उसे हम कंसिडर नहीं करते लीज लाइबिलिटी के लिए। एज एंड व्हेन जब अमाउंट इनकट होता है तब हम उसे रिकॉर्ड कर लेते। एनुअल मिनिमम पेमेंट इज रुपीज आपका 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ की हमें मिनिमम पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, तो ये आपका ऑब्लिगेशन होगी, तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे लीज लाइबिलिटी के लिए। द एक्सपेक्टेड यूसेज पर ईयर आपका 20,000 आवर है। अब 20,000 आवर इंटू आपका 2,000 पर आवर हमें लीज रेंट पे करना, तो 4 करोड़ एक्सपेक्टेड है कि हम रेंट पे करेंगे, लेकिन जो अनअवॉइडेबल है अपने लिए वो 2 करोड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 करोड़ को ही लीज लाइबिलिटी के लिए कंसिडर करेंगे। वेदर द सेट पेमेंट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ द लीज लाइबिलिटी, तो 2 करोड़ आ जाएगा। इनिशियली, ठीक, क्योंकि इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट है। आइए अब चलते प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले, सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, जो लेसर होता है वो इनिशियली क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है लीज को, या तो फाइनेंस लीज बनेगी या ऑपरेटिंग लीज बनेगी। अगर ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई होती है तो जो लीज रेंट है उसे वो क्या करेगा, ओवर द लीज पीरियड इनकम रिकॉर्ड कर लेगा बाय यूजिंग एसएलएम। और अगर मान लो एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई हो पा रहा है, वो रिलायबल है, तो उसके हम लोग क्या करें, एक्सपेक्टेड बेनिफिट के हिसाब से अमाउंट को एलोकेट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आती है, ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो लीज रेंट है उसे हम ओवर द पीरियड क्या करेंगे, एज ए इनकम रिकॉर्ड करेंगे इन द रेस ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट रिलायबली मेजर नहीं हो पा रही है या एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, तो उसके हम एसएलएम मेथड लगा देंगे, ठीक। फाइनेंस लीज के केस में बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, जो असेट है उसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे कैरिंग अमाउंट के हिसाब से, और लीज रिसेबल रिकॉर्ड करेंगे। जो लीज रिसेबल का अमाउंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट, मींस नेट इन्वेस्टमेंट पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे लीज रिसेबल को, ठीक। नेट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो असेट है जिसको हमने लीज पे दिया उसके अगेंस्ट हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है, चाहे वो लीज रेंट के रूप में मिलने वाला है, जीआरवी के रूप में मिलने वाला है, या यूजीआरवी के रूप में मिलने वाला है, ठीक। तो अल्टीमेट हमें अमाउंट कितना मिलेगा, हमने कहा जी 8 लाख। प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर हम लोग यूज करेंगे आपका आईआरआर, ठीक। आईआरआर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जो इम्प्लिसिट आपका रेट ऑफ रिटर्न है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इन द लीज है, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 6 लाख आई है, तो 2 लाख अपने लिए क्या बन जाएगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। हम एंट्री क्या पास करेंगे, आपका लेस या लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एट नेट इन्वेस्टमेंट टू आपका असेट कैरिंग अमाउंट, डिफरेंस आपका आ जाएगा पीएनएल के अंदर, ठीक। जो लीज रिसीवेबल है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगाएंगे एज ए फाइनेंशियल असेट। तो जो आईआरआर है उसके हिसाब से इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है उससे हम लीज रिसीवेबल को रिड्यूस कर देंगे। चलें जी सर। अब एक स्पेशल केस आता है जहां पे जो लेसर होता है वो असेट को फाइनेंस लीज पे देता है, और लेसर एज ए मैन्युफैक्चरर या डीलर है, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैन्युफैक्चरर या डीलर कैसे करेगा उसको डिस्कस करने से पहले एक प्यारा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक एंटिटी है, उसके पास एक असेट है, ठीक। जो असेट है वो उसे 10 लाख की सेल करता है, और उसके लिए जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 8 लाख है। थोड़ी देर के लिए लीज को साइड में करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, इस असेट को सेल कर दिया, तो मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा। सर आप एंट्री पास करेंगे डेबिट बैंक, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 10 लाख से, और क्रेडिट कर देंगे सेल को कितने से, 10 लाख से। अच्छा,
जो इन्वेंट्री है ये आपकी डिरिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट आपका टू इन्वेंट्री कितने से, 8 लाख से। अगर मैं एक कंबाइन एंट्री पास करूं तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगी, ट्रेड रिसीवेबल ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख, टू सेल 10 लाख से, और टू आपका इन्वेंट्री 8 लाख से। अगर मैं इसे फाइनल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करूं तो कैसे प्रेजेंट करूंगा मैं P&L आपको टी फॉर्म में बना के दिखा देता हूं। बाई सेल 10 लाख से, टू कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख से, टू आपका नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट 2 लाख से आ जाएगा। ठीक, 8 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अच्छा, अगर मैं बैलेंस शीट की टी फॉर्म के हिसाब से इसको समझूं तो हमारे पास जो इन्वेंट्री थी वो रिड्यूस हो जाएगी 8 लाख से, और ट्रेड रिसीवेबल या बैंक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 10 लाख से, और यहां पे P&L के अंदर इंपैक्ट आ जाएगा, P&L इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख से। बन गई बात? जी सर। आइए अब मैं इसको लीज के पॉइंट ऑफ से डिस्कस करता हूं कि बीइंग ए मैन्युफैक्चरर या डीलर अगर हम असेट को फाइनेंस लीज पे देते हैं तो उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। एज पर इंड AS 115 हम लोग रिवेन्यू तब रिकॉर्ड करते जब कंट्रोल ट्रांसफर करते। ठीक, तो लीज के केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक असेट को लीज पे दिया 10 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, ठीक, और उसके बाद क्या किया, असेट को वापस ले लिया। तो जब हम असेट को वापस लेंगे तो UGRV का अमाउंट कैलकुलेट होगा, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। मान लो आज उसका अमाउंट 1 लाख नहीं, थोड़ा सा अमाउंट अलग करते हैं, 50,000 मान लो, ठीक, और प्रेजेंट वैल्यू मान लो आपका 30,000 है। तो इस केस में बीइंग ए मैन्युफैक्चरर या डीलर फाइनेंस लीज के केस में अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेगा। देखिए, सबसे पहले लीज रिसीवेबल। सर लीज रिसीवेबल का अमाउंट आता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट के बेस पे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमने जो ये असेट है ये आपका सेम कहानी है, इसे लीज पे दे दिया है, और जो हम अल्टीमेट रिकवरी करेंगे असेट के अगेंस्ट, चाहे आपका लीज रेंट के रूप में, GRV के रूप में, UGRV के रूप में, वो 10 लाख ही आएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, तो लीज रिसीवेबल कितने से आ जाएगा, 10 लाख। एक बात और, मैं मान के चल रहा हूं कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है वो आपका 10 लाख ही है, मतलब जो ये इन्वेंट्रीज की फेयर वैल्यू आपकी 10 लाख है, तो लीज रिसीवेबल तो 10 लाख आ गया। ठीक है सर। अच्छा, इन्वेंट्री बुक से हटानी पड़ेगी सर, बिल्कुल हटानी पड़ेगी। इन्वेंट्री को मैं 8 लाख से क्या करूँ, बुक्स में से हटा दूंगा। बन की बात? जी सर। अब जो मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा वो कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा। इंड AS 116 ये कहता है कि अगर आप बीइंग ए मैन्युफैक्चरर या डीलर असेट को फाइनेंस लीज पे देते हैं तो उस केस में आप जो सेल रिकॉर्ड करेंगे आप लोअर ऑफ टू ए फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दैट इज आपका 10 लाख, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग UGRV, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ द असेट आपने ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि आपने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया है, तो इसकी पीवी कितने से, 30,000 से। तो ये अमाउंट कितने से आ जाएगा सर, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 970 से। ये अमाउंट कितने से आ जाएगा आपका 970 से। और जो इन्वेंट्री हमने सेल की है उसमें से कुछ इन्वेंट्री हम वापस ले आएंगे जिसकी पीवी 30,000 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से आ जाएगा सर, 8 लाख माइनस 30,000 आपका 770। तो अगर आप नेट इंपैक्ट देखेंगे तो यहां पे नेट इंपैक्ट जो आएगा आपका वो 2 लाख का P&L आ जाएगा। कैसे, सेल हमने 970 से रिकॉर्ड की है, ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 770 से रिकॉर्ड किया है, तो ये जो 2 लाख है ये आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वजह से प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, और बाकी जो इसके अगेंस्ट इनकम आएगी वो आपकी फाइनेंस इनकम आ जाएगी। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट हो, इंड AS 115 में जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, अगर लेसर कोई कॉस्ट यहां पे इनकर करता है, इनिशियली डायरेक्ट कॉस्ट है, तो उसे हम क्या करते हैं, EIR के थ्रू एक तरीके से रिकवर करते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, 5,000 की कॉस्ट इनकट कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, 5,000 आपका टू बैंक आ जाएगा,
और यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देंगे। चलें जी सर, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड मशीनरी, ठीक है जी। द कंपनी ऑफर कस्टमर द चॉइस ऑफ आइदर बाइंग और लीजिंग द मशीनरी, दोनों ऑप्शन दे रखें। ए कस्टमर चूज टू लीज द मशीनरी, डिटेल ऑफ द अरेंजमेंट आर एज फॉलोज। हाउ शुड द लेसर अकाउंट फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए, जो लीज कमेंस हुआ है वो 1 अप्रैल X1 को हुआ है, ठीक, 3 साल के लिए लीज पीरियड है। लेस इज रिक्वायर्ड टू मेक द 3 एनुअल रेंटल पेमेबल इन एरियर ऑफ 57,500, मतलब हर साल ये लीज पेमेंट होगी। द लीज मशीनरी इज रिटर्न टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज, उसके बाद मशीन को वापस कर दिया जाएगा। मशीन की फिर वैल्यू 150 विच इज इक्वलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीनरी, मतलब अगर हम असेट का आज बेचते तो 150 की बेचेंगे, ठीक। मशीनरी की जो कॉस्ट है 1 लाख टू मैन्युफैक्चरर है, और लेसर ने क्या किया, कॉस्ट इनकर्ड किया 2500, नेगोशिएट एंड अरेंज द लीज, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट होगी। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन 3 ईयर है। द मशीनरी हैज एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितने से आपका 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 3। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट चेंज ओवर द टर्म्स ऑफ द लीज, मतलब असेट की जो एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा 3 साल में। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10.19%। लेसर क्लासीफाई द लीज एज फाइनेंस लीज। क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि लेसर ने क्या किया, लीज को फाइनेंस लीज क्लासीफाई कर लिया। अगर क्वेश्चन में लाइन नहीं लिखी होती तो हमें क्या करना पड़ता, फिर पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि जो लीज है ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज है। हम चेक करते हैं फाइनेंस लीज की कंडीशन जो जो है, ठीक, और उसमें से अगर एक भी कंडीशन क्वालिफाई हो जाती तो फिर वो फाइनेंस लीज बन जाती। आपने बताना है कि लेसर अपने यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करेगा, अपने एंट्रियां पास करनी है। देखिए, सबसे पहले लीज रिसेबल आएगा, कितने अमाउंट से सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपका लीज पेमेंट इंक्लूडिंग जीआरवी एंड यूजीआरवी। अब यहां पे ये 3 लीज रेंट है, जीआरवी क्वेश्चन नहीं दे रखी, और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी 10,000, ये आपका यूजीआरवी होगी। तो अगर हम पीवी की बात करें तो 1 डिवाइड बाई 1.1019, एक सेकेंड, 1 डिवाइड बाई 1.1019, 1 2 3, डिस्काउंट फैक्टर 3 साल के बाद का आ गया आपका 747, और जो एन्युटी फैक्टर वो आ गया आपका 2.479 इंटू 57,500 142,543। हमने यहाँ पे 3 डेसिमल तक कंसिडर किया, अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल, ठीक। 10,000 इंटू आपका 0.7470, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 150 का अमाउंट आ गया, ठीक। एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है। दो तीन लाइन छोड़ के लिखेंगे। 2 आपका इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम लोग क्या करें, बुक्स में से हटा देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री कितने से है, मतलब मशीन आ गया 2 मशीनरी, इन्वेंट्री कितने से आ गया आपका 1 लाख। सर हमें कैसे पता कि अपने लिए इन्वेंट्री बनेगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम मैन्युफैक्चरर है, मतलब अपने लिए ये हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, और आगे लिख भी दिया उसने कि कस्टमर चाहे तो इसे बाई कर सकता है या फिर लीज पे लेके जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आएगा रिवेन्यू ऑब्लिक आपका सेल, कितने अमाउंट से सर, अमाउंट आएगा लोअर ऑफ टू, एक फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दैट इज 150, और सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग यूजीआरवी, आपका 142,543 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा 1 लाख की इन्वेंट्री है, पीवी ऑफ यूजीआरवी कितने से आ जाएगी सर 74 आपका 70, यहाँ पे ना राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है तो थोड़ा सा हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा।
ये अमाउंट आएगा आपका 1 लाख माइनस 7470 92530। यहाँ पे ये आपका 13 का डिफरेंस है तो इसे 530 कर लेंगे, ठीक। अच्छा, हमने इनिशियली डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है तो टू बैंक अकाउंट 2500 से 95030, इसे हम क्या करेंगे एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, ठीक। ये पिनल में चला जाएगा, पिनल में चला जाएगा, और जो ये आपने डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड किया इसका इम्पैक्ट आपका EIR के थ्रू आ जाएगा और हम EIR यूज करके इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर ली। लास्ट में 10,000 की अपने पास असेट बच जाएगी इन्वेंट्री। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल एंटिटी वाई अकाउंट फॉर द इंसेंटिव इन द फॉलोइंग सिनेरियो। एंटिटी वाई जो है इंसेंटिव को कैसे अकाउंट फॉर करेगी। सिनेरियो ए, एंटिटी वाई लेसर है, मतलब लेसर इंसेंटिव को कैसे अकाउंट फॉर करेगा। एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज, ध्यान रखना ऑपरेटिंग लीज है, ओ प्रॉपर्टी विद एंटिटी एक्स लेसी फॉर ए 5 ईयर टर्म एट ए मंथली रेंट ऑफ 110। हमने क्या किया, असेट को ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया है और 5 साल के लिए, और जो रेंट है वो आपका 110 पर मंथ है। इन ऑर्डर टू इंड्यूस एंटिटी एक्स टू एंटर इनटू द लीज, एंटिटी वाई प्रोवाइड 6 लाख टू एंटिटी एक्स एट द लीज कमेंसमेंट फॉर लेसी इंप्रूवमेंट, मतलब लेसी के एसेट के इंप्रूवमेंट के लिए एंटिटी वाई ने क्या किया 6 लाख अमाउंट पे कर दिया। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हमने जैसे मान लो ऑफर दिया लेसी को कि आप असेट को लीज पे ले लो, तो लेसी ने बोला कि साहब देखिए मैं असेट को लीज पे तो ले लेता हूँ, लेकिन इस असेट को ना मेरे यहाँ पर एडजस्ट करने में मेरे को कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। लेसर कहता है टेंशन मत लो। देखिए, इन ऑर्डर टू इंड्यूस एंटिटी एक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एंटिटी वाई ने क्या किया 6 लाख एज ए इंसेंटिव पे कर दिया। तो इस इंसेंटिव को हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इस इंसेंटिव से लेसी की एसेट क्रिएट हो रही है, मतलब एक तरीके से ये हम लेसी को बेनिफिट दे रहे हैं और लेसी से ये अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप इसे अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। अगर मान लो हम इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करते तो 110 अपनी पर मंथ की इनकम हो जाती, क्योंकि एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्वेश्चन नहीं दे रहे कि तुम लोग SLM मेथड लगाते। तो SLM मेथड के हिसाब से आपका जो हम रेंट रिसीव कर रहे हैं वही अमाउंट आता। एक बार मैं कैलकुलेट करा देता हूँ। जैसे अगर 5 ईयर है तो 110 इंटू आपका 12 इंटू 5 ईयर, ये आपका 5 साल का टोटल रेंट बन गया, डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12, ये रेंट हम इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इंसेंटिव पे किया तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इंसेंटिव पे किया है वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें लेसी का बेनिफिट है इस इंसेंटिव से ना। तो जो हमने इंसेंटिव पे किया है 6 लाख, इसके हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम इनिशियली एंट्री पास करेंगे डेफर्ड लीज इंसेंटिव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक 6 लाख से, और फिर इसे हर लीज रेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। पर एनम 120 आ गया, पर मंथ आपका 10,000 आ गया। तो जब हम लीज रेंट को रिसीव करेंगे एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 110 से, टू आपका डेफर्ड लीज इंसेंटिव 10,000 से, और टू आपका लीज रेंट इनकम बन जाएगी 1 लाख से एज ए बैलेंसिंग फिगर। ये देखिए डेफर्ड लीज इंसेंटिव आ गया 6 लाख से, इसे हमने 60 मंथ के हिसाब से एलोकेट कर लिया। लीज इनकम आ गया आपका 1 लाख से और 110 अमाउंट रिसीव हो गया, ये डेफर्ड इनकम हमने एडजस्ट कर दी। सिनेरियो बी, एंटिटी वाई लेसर एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज, ध्यान रखना ऑपरेटिंग लीज है यहाँ पे भी, ओ प्रॉपर्टी विद एंटिटी एक्स लेसिंग फॉर ए 5 ईयर टर्म एट ए मंथली रेंट ऑफ 110। At lease commencement, entity Y provide rupees 6 lakh to entity X for leasehold improvement which will be owned by entity Y। हमने इंसेंटिव 6 लाख पे किया, लेकिन इससे जो बेनिफिट मिल रहा है ना वो बेनिफिट हमें मिल रहा है, मतलब हमने लेसर के लिए एसेट क्रिएट हो रही है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, जो 6 लाख अमाउंट पे किया है इसे हम एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और एमोटाइज कर देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, और जो 110 है इसे हम एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे हर मंथ में। तो जो डेप्रिसिएशन आएगा कितने से आएगा 120 पर एनम आपका डिवाइड बाई 12 10,000 का पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये देखिए प्रॉपर्टी कमेंसमेंट पे हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू कैश और ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर हम हर महीने ये रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। चलिए जी, इसी के साथ इंडिया 116 के TY के प्रैक्टिस क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।